नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि जिस दिन से चुनावी तारीखों की घोषणा हुई है, तभी से नारेबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कहीं बीजेपी दावा कर देती है कि अक्टूबर 4 को तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अब जब दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत चुनावी तैयारियों में झोंक रही हैं, तो लाजमी है कि टक्कर कांटे की होगी। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। बीजेपी की एक के बाद एक लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। हाल ही में सीएम नायब सैनी ने नारायणगढ़ में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है और एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। तो वहीं मुख्यमंत्री रैली के दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस के पास नीति नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी नहीं है। भाइयों, उनकी नीयत में भी खोट है, उनकी नीति भी खराब है और उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। आप लोग देखते हैं मंच के ऊपर भाइयों पूरा हल्का बैठा रहता है और वहीं जुत्तम प्लेट हो जाता है मंच के ऊपर ही। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास और कोई काम नहीं रहा और ये बोलता रहता है, कहा जी मैं आऊंगा, इस पोर्टल को खत्म कर दूंगा। जब ये बात बोलता है, कांग्रेस के लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार की बदबू निकलती है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस बात को तय कर दिया है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार आपके बेटे के नेतृत्व के अंदर बनने जा रही है। ये तय हरियाणा प्रदेश की जनता ने कर दिया है। विधानसभा के अंदर भाइयों इन सब को ला करके ऐसी मोहर लगा देंगे कि हुड्डा साहब आप भी उसको उठा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से भाइयों अंगद ने अपना पैर जमा दिया था, वो पैर जमाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाई 1 अक्टूबर ये वो तारीख है जब हरियाणा की जनता नई सरकार को चुनने के लिए अपना मत देगी। महज कुछ ही वक्त बचा है। वही नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि 36 बिरादरी कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे की बात की जाए तो हुड्डा का कहना है कि टिकट केवल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही दी जाएगी। 36 बिरादरी मन बना चुके हैं, कांग्रेस की सरकार होगी आज आप, क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है। हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, महंगाई में बहुत हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, खेल और खिलाड़ियों का भी सम्मान नहीं है। हमारी विनेश बेटी वो गई थी, वह 2 बार, हमने कहा भाई इनको जो गोल्ड मेडल वाला सम्मान और इनाम देना चाहिए और वो करें, राज्यसभा में नॉमिनेट कर दें। क्या दिक्कत है? वहीं लोकसभा में जीत दर्ज कर सांसद बनने वाली कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि सैलजा ने ये भी कहा कि वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक। देखो बात ये है, ये मैंने पहले भी कहा, मेरी इच्छा एक तरफ और हाईकमांड की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वो मानेंगे। मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा एक तरफ और पार्टी का आदेश दूसरी तरफ। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देखिए, जमकर बयानबाजियां भी हो रही हैं, दावे भी हो रहे हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा दूं। मेरे साथ प्रियदर्शनी सिंह जुड़ी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस से दिनेश अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी और विजेंद्र रेणु मेरे साथ जुड़े हैं, ये इनेलो के प्रवक्ता हैं। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, लेकिन कांग्रेस कह रही है अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। नमस्कार सृष्टि जी, बाकी सारे साथियों को, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। मेरा सबसे फेवरेट शेर है, जब भी मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है तो मैं बोल देती हूँ, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन,
ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमने गा गू नहीं कर रहे कांग्रेस की तरह। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, मैंने ये शेर क्यों बोला है, ये बताने के लिए आपके दर्शकों को खामोश तो कि बीजेपी भी नहीं है, ये इन्होंने जो जी। गाना बजाना कर रखा है बापू बेटे ने, सॉरी क्या बोला आपने, सॉरी, जमकर वार हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ खामोश तो बीजेपी भी नहीं है। सीएम आए दिन रैलियां कर रहे हैं, जमकर निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर मंच से। नहीं तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो खामोशी से, मैं तो बोल रही हूँ कि सृष्टि जी मेरा तो कहना ही यही है कि बापू बेटा सिर्फ गाना बजाना कर रहे हैं, गा रहे हैं, काम कुछ नहीं किया इन्होंने। न 10 साल पहले जब इनको सरकार में मौका मिला था तब नहीं किया। हमने शांतिपूर्वक अपना 10 साल हमने एक सरकार चलाई और इतिहास में अब पहली बार ऐसा होगा, मैं बताऊं सृष्टि जी, कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में पहली ऐसी पार्टी होगी जो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में हम हैट्रिक लेने जा रहे हैं और हमें इस पे गर्व है, हमें बहुत ज्यादा गर्व है इस पे। चलिए ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं कारण बताती हूँ। नहीं सृष्टि जी मुझे प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए मैडम प्लीज। देखिए इसके पीछे कारण है, लॉजिकल कारण है, मैं कोई ऐसी हवाई वाली बात नहीं कर रही हूँ। देखिए क्योंकि अब ये इनका अंतर्कलह कांग्रेसियों का इतना ज्यादा है कि क्या आपने अभी तक कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब को एक मंच पे देखा? नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा, तो आपने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। क्या आपने रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा साहब को एक मंच पे देखा? नहीं देखा। आपने चौधरी साहब जो अभी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस में चले गए, उनको देखा? नहीं देखा। तो आप ये बताइए कि जिनके घर में ही इतना कलह कलेश हो रहा हो तो वो कैसे सरकार बनाएंगे? एक जिले की ये मीटिंग करने जाते हैं, वहां पे लुत्तम जुत्तम हो जाता है। अभी नायाब सिंह सैनी का आपने स्टेटमेंट सुनाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपने देखा समझा कि वो भी यही बात बोल रहे हैं और ये हकीकत है। ये कोई आपने कभी देखा है कि बीजेपी की मीटिंग हो रही हो या रैली हो रही हो और वहां पे चप्पल जूते चल रहे हो? मैं सिर्फ हरियाणा की नहीं प्रदेश की बात कर रही हूँ, ये हर जगह की बात है। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं और यहाँ पे प्रदेश में ही नहीं, इनके केंद्र में भी जो लोग बैठे हैं, ठीक है, हमें इतिहास भी उठा के कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलूंगी, इतिहास गवाह है कि किस तरीके से नेहरू जी पावर सक्कर थे, किस तरीके से जी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए सभी गेस्ट को एक बार जोड़ लेते हैं, सबके एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी, सिर्फ गाना बजाना कर रहे हैं क्या आप? 4.5 लाख करोड़ का कर्जा आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर है, जबकि 10 साल पहले ये मात्र 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 60,000 करोड़ से 4.5 लाख करोड़ कर्जा कैसे पहुंच गया। 2,47,000 पद सरकारी नौकरियों में आज खाली पड़े हैं। पिछले 10 साल से कोई सरकारी नौकरी इन्होंने दी नहीं। कोई गिनी चुनी नौकरी दी तो सरकार उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती कि आपने कितनी नौकरी दी और वो नौकरियां हरियाणा प्रदेश के लोगों को कितनी मिली और बाहर के लोगों को कितनी दी आपने सरकारी नौकरियां। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम पर इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ठगने और लूटने का काम किया है। या तो उनको दिहाड़ीदार मजदूर बना दिया गया या उनको दिहाड़ीदार क्लर्क बना दिया गया, जब चाहे तब उनकी सरकारी नौकरी जा सकती है। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जी हरियाणा में आए थे, आपको याद होगा नारनौल के अंदर उन्होंने एक रैली करी और उन्होंने रैली के अंदर मंच पे खड़े होकर यह कहा था कि 259 लाख करोड़ रुपया हमने पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार को दिया है। अगर अमित शाह जी गलत बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहे कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे थे, और अमित शाह जी अगर सच बोल रहे थे तो सरकार जवाब दे कि वो 259 लाख करोड़ रुपया कहां गया, कहां खर्च हुआ वो। क्योंकि आज हरियाणा सरकार के सिर पे 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो 259 लाख करोड़ में से तो वो चुकाया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। और पिछले 10 साल में जो इन्होंने काम किए हैं, ये इतिहास भी इस बात का गवाह है कि 2014 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय इन्होंने 2019 में 79 सीट विधानसभा की जीती थी और जब चुनाव आया तो ये 40 पे सिमट गए। और इस चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है,
सृष्टि जी 19,812 बूथ पूरे हरियाणा में थे, जिसमें से 10,072 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को डिफीट मिली है, हार मिली है। इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर किसानों को ठगने का काम किया, कर्मचारियों को ठगने का काम किया, व्यापारियों को ठगने का काम किया। जो इनसे पहले जो सरकार थी, जब 12.5% वैट हुआ करता था, आज आप उठा के देखो कि व्यापारियों को किस हद तक परेशान किया गया है। 28% एक जनरल टैक्स है, और अगर आप डीजल और पेट्रोल पे जाते हो या आप मोटर व्हीकल पे जाते हो, मोटर व्हीकल पे तो 45% तक है, और डीजल पेट्रोल के ऊपर और शराब के ऊपर आप जाते हो, सिगरेट पे जाते हो तो वो 125% तक का इन्होंने जीएसटी लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पहली बार हुआ है पूरे देश के अंदर किसी सरकार ने इस तरह का काम किया हो कि कफन तक पे टैक्स लगा दिया इन्होंने 5%। आज इन्होंने ना ब्रेड को छोड़ा, ना मक्खन को छोड़ा, ना दूध की थैली को छोड़ा। हाँ। आज शहरों के अंदर कहीं आपको गाय भैंस देखने को नहीं मिलती। हर आदमी को मदर डेयरी से या अमूल से दूध लेना पड़ता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर दूध लेता है, वो 20 रुपए की थैली, तो उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। 5 रुपए के पार्ले के बिस्किट के पैकेट पे भी जीएसटी लगा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाय भैंसे देखने को नहीं मिलती, बीजेपी ने गायब करवा दिया। मैं ये कह रहा हूँ समझ नहीं पाई। खुला दूध तो कहीं मिलता नहीं, सील पैक दूध मिलता है, और ऐसा तो नहीं है। सील्ड पैक दूध के ऊपर 5% जीएसटी इन्होंने लगा रखा है। चलिए ठीक है, आप जीएसटी को लेकर मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। आर्थिक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से रोजगार के नाम पर पूरे हरियाणा को ठगने का काम किया है, 2,47,000 पद आज खाली हैं। आप गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव में आपका चैनल है, आप बताइए क्या गुड़गांव के अंदर जो पूरे हरियाणा का 70% रिवेन्यू गुड़गांव देता है, आज उस गुड़गांव के पास कहने के लिए अपना एक बस अड्डा नहीं है, उसके पास एक सिविल हॉस्पिटल नहीं है। सरकार ये बताए कि पिछले 10 सालों के अंदर ठीक है सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। 10 साल पहले हरियाणा में कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और आज कितने बच्चे, लगातार बच्चों की संख्या क्यों घट रही है? ना आप एजुकेशन दे पा रहे हो, ना आप हेल्थ दे पा रहे हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हो, ना आप, और नगर निगम में तो घोटालों का इतना बुरा हाल है कि आज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनका एड डिपार्टमेंट, खुलेआम जिस तरीके की रिश्वतखोरी हो रही है। सरकार ने पिछले 10 साल में हर वर्ग को प्रताड़ित किया है, किसान को, कर्मचारी को, गरीब को, कमेरे को, व्यापारी को, सभी को प्रताड़ित करने का काम इन्होंने किया है। 2 महत्वपूर्ण सवाल भी आपने उठाए, खाली पदों पर भर्ती कब, सरकारी स्कूलों की हालत को भी लेकर आपने बोला। मैं जवाब लूंगी प्रियदर्शनी जी से, लेकिन सबसे पहले अमित शाह के 259 लाख करोड़ वाले पर प्रियदर्शनी जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। बस अभी आप सिर्फ इसी बयान पर अपना रिएक्शन देना, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, फिर आगे आपसे और सवालों के जवाब मैं लूंगी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए क्रिटिसाइज करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही आसान काम है, और सलूशन निकालना, मतलब कि किसी भी चीज का समाधान निकालना जीवन में सबसे बड़ा आसान काम है। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी लगता है शहरी परावेश में रह रहे हैं, क्योंकि बोल रहे जी पैकेट वाला दूध पीते हैं ये। अरे भाई साहब, आप बता दो आप कहाँ रहते हो, हम भिजवा देते हैं। हम तो बरसों से गाय और भैंसों का दूध पी रहे हैं, तो हमें तो मिल जा रहा है। पता नहीं आप कहाँ रहते हो, कौन से हरियाणा में रहते हो। हम तो दूध दही वाले हरियाणा में रहते हैं, हम तो दिनेश अग्रवाल जी दूध दही वाले उसमें रहते हैं। दूसरी बात कि इनसे ये सवाल पूछिए, इनको कोई अधिकार नहीं है हमसे ये सवाल पूछने का, क्योंकि जिसने किसानों के साथ धोखा किया वो किसी का नहीं हो सकता, जो अन्नदाता का नहीं वो किसी दूसरे का क्या होगा। एमएसपी पे इन्होंने सिर्फ 2 फसलों पे एमएसपी देते थे। प्रियदर्शनी जी, मैंने कहा ना इन सब मुद्दों पर हम बात ये करेंगे, सिर्फ 2 फसलों पे एमएसपी आप आज हम 24 प्रियदर्शनी जी आवाज मिल रही है आपको अगर आवाज मिल रही है तो मैं कह रही हूं कि इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अगर आप अमित शाह के बयान का जो जिक्र उन्होंने किया है दिनेश अग्रवाल जी ने 259 लाख करोड़ वाला, उस पर अगर आप बीजेपी की तरफ से पक्ष रखे तो वो कह रहे हैं इतना पैसा दिया हरियाणा को तो कहां गया वो पैसा। ऐसा तो नहीं है ना कि कर्ज का उन्होंने जिक्र किया, कर्ज कितना ज्यादा बढ़ गया है। बता रही हूँ ना, आप सुनिए, नहीं सुनिए, देखिए इनकी तो बोलने से, इनकी तो ये तो कांग्रेस ही तो सारे की सारे मैं बताऊं ये झूठी पार्टी है, इनकी तो बातों में बताइए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज हुड्डा साहब के समय पे आप देख लीजिए, इनेलो की जब सरकार थी तब आप देख लीजिए कि जब आपको गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना पड़ता था तो कितने दिन में आपको पूरा 1 दिन लग जाता था जाने में। आज मात्र 4 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। ये किसकी सौगात है? ये जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया तभी तो हुआ है ना। दूसरी बात कि एम्स कौन लेके आया? रेवाड़ी वाला हम लेके आए हैं। हकीकत यही है,
43 हमने नए इंस्टीट्यूट बनाए हैं, कॉलेजेस बने हैं। ये किसने बनाए? ये हमने बनाए हैं। इन्होंने एनएचएम के कर्मचारियों के साथ क्या किया था? आज हुड्डा साहब के समय पे एक नर्स की तनख्वाह होती थी 8,000 रुपए। आज 6 पे कमीशन अगर कोई एनएचएम के कर्मचारियों को लेके आया है, और ये हमने तब लागू किया था 2018 में किया था। 2018 में कोई चुनाव नहीं हो रहा था स्मृति जी। और उसके बाद भी आज जो नर्स पहले 8,000 रुपए सैलरी लेती थी, आज 70,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। और इस चीज को ये डिनाई नहीं कर सकते। जहां तक ये बात कर रहे हैं, आज मैं इनका एक परसों ही ड्रामा देख रही थी कि हमारी विगेश बहन, हमारी खिलाड़ी बहन आ रही थी, तो वहां पे अपनी मीडिया हाईलाइट लेने के लिए चले गए थे। इनको भूल नहीं जाना चाहिए कि ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने इन दोनों बहनों को नौकरी देने से मना कर दिया था। उन्हें कोर्ट के जरिए जाके नौकरी लेनी पड़ी। ठीक है, तो ये इतने ड्रामेबाज लोग हैं। चलिए ठीक है। अजय चौधरी जी अगर जुड़े हुए हैं तो मेरा और दूसरी बात, एक बात और 7th पे कमीशन भी अगर कोई लेके आया है हरियाणा में, तो वो हम लेके आए, हरियाणा लेके आई है। पूरे देश में 7th पे कमीशन पहली बार अगर कहीं लागू हुआ तो हम लेके आए हैं। अजय चौधरी जी, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होने वाला है? आपको और इनेलो को कहीं देखा ही नहीं जा रहा। आपकी पार्टी की हालत की बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं, सर पर आकर खड़े हैं चुनाव। आपकी पार्टियों से छोड़ कर जा रहे हैं नेता। सृष्टि जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार, और चैनल देखने वाले हरियाणा प्रदेश के जनावाम को मेरा राम राम। हाँ। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है प्रियदर्शनी जी, उन्होंने डिबेट की शुरुआत एक शेर के साथ की, और मैं अच्छी बात मानता हूँ क्योंकि शेर किसी भी बात को कहने और समझाने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। लेकिन वो खामोश रह करके हुनर बताने वाली बात थी, वो बिल्कुल गलत शेर इन्होंने अर्ज किया। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर तो रोजाना सम्मेलन करके धार करके बोल रहे हैं, तो वो शेर उन पर फिट नहीं हो पाया। मैं जो शेर कहता हूँ वो प्रियदर्शनी जी पे और इनकी पार्टी पर और हरियाणा प्रदेश के घोषणा मंत्री इनायत सिंह सैनी पर स्टिक बैठता है कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखे, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखे, आप तो अपनी शेर और शायरी जारी रखे। और मोहतरमा बात किसान की करे या नौजवान की करे, झूठ बोले तो आवाज थोड़ी भारी रखे। और ये मुकम्मल भी हो जरूरी नहीं, ये मुकम्मल भी हो जरूरी नहीं, मगर आप योजनाएं और घोषणाएं ढेर सारी रखें। पिछले 72 दिनों में हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने आए बगाए सम्मेलन कर करके मीडिया से मुखातिब होते हुए, लोगों से मुखातिब हुए, तरह तरह की घोषणाएं की, करोड़ों रुपए आवंटित करने की घोषणाएं की। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा प्रदेश में चुनाव डिक्लेयर किया, अब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहने लगे मैं तो सभी वायदे पूरे करना चाहता था, सभी घोषणाएं को अमली जामा पहनाना चाहता था, लेकिन चुनाव आयोग ने मेरी मंशा पर पानी फेर दिया। ये पहले से ही मैच फिक्स था, झूठी घोषणाएं की गई। 1,46,000 कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की गई, नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं किया गया। तो रोजाना जो मैंने शेर अर्ज किया है वो हरियाणा प्रदेश के मौजूदा हालात पर स्टिक साबित होता है। दूसरी बात सृष्टि भी मैं कहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमारे विधायक छोड़ करके चले गए। आप 1977 का इतिहास उठा करके देखिए, जब चौधरी देवीलाल 90 में से 87 विधायक जीत करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बीच में 2.5 साल के बाद में ही लगभग 40 विधायकों ने साथ छोड़ दिया और पार्टी को तोड़ लिया गया था। हम सब भी उभर करके आए। 1987 में फिर चौधरी देवीलाल 90 में से 85 विधायक जीत करके आए, लेकिन आगे के अंदर फिर विधायक तोड़ लिए गए। तो ये हमारा इतिहास रहा है, हम इन चीजों से ठोकरों से घबराते नहीं। आप क्या इतिहास से सबक लेते हैं? कितनी सीटें लेकर आएंगे विधानसभा चुनाव में? आज के मौजूदा हालात में हम उम्मीद करते हैं कि जो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से हरियाणा प्रदेश के किसान में, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों का हमारे प्रति था और उनका गुस्सा शायद जायज भी था। लोकसभा चुनाव में हमारे प्रति उन्होंने गुस्सा उतारा, विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश की सत्ता की चाबी का ताला जननायक जनता पार्टी खोलेगी। कितनी कह रहे हैं आप? 47 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता का ताला जननायक जनता पार्टी सत्ता का ताला जेजेपी खोलेगी। रेणु साहब जी, आपकी पार्टी क्या करेगी? वो तो चलिए सत्ता का ताला खोल रहे हैं, आप क्या बीएसपी के साथ मिलकर कमाल करने वाले हैं? जी सृष्टि जी,
लगा के चश्मा हाथी चलेगा, लगा के चश्मा हाथी चलेगा, ना रहेगा हाथ का पंजा ना कमल खिलेगा, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा और गठबंधन का राज चलेगा। अब क्यों चलेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, हरियाणा प्रदेश में एक हिसाब का दौर चला हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हिसाब मांगती है बीजेपी से, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हिसाब मांगती है कांग्रेस और जेजेपी से और आम आदमी पार्टी से। हम कांग्रेस से सबसे पहले हिसाब मांगने का काम करते हैं। आपने 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में शासन किया, दूसरों की बही के अंदर झांकने वालों, हमें यह बताइए आपके शासनकाल में ये एरियलिज्म क्यों इतना बड़ा पैदा किया गया था? आपने क्यों इतना बड़ा क्षेत्रवाद को जन्म देने का काम किया था? आप हमें बताइए, इतने बड़े बड़े लैंड स्कैम क्यों किए गए थे? क्या मजबूरी थी? 72,000 एकड़ जमीन किसानों को झूठे नोटिस दिखा करके उनको भूमिहीन बना करके बड़े बड़े लैंड लॉर्ड लोगों को देने का काम किया था। आप हमें बताइए, प्रदेश की जनता जानना चाहती है क्यों 2-2 रुपए के चेक किसानों को वितरित करने का काम किया जाता था? और सबसे बड़ी बात श्रेष्ठी जी, आप इनसे पूछिए, मैं तो पूछ ही रहा हूं, क्यों आपने वो अदर बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन का कानून बनाया था, जाते जाते उसको आधा अधूरा लटका करके क्यों 32 नौजवानों को मरवाने का आपने क्या काम किया था? आखिर वो मिर्चपुर कांड क्यों हुआ था? हमें बताने का काम करे, प्रदेश की जनता को समझाने का काम करे। गोहाना कांड में क्या बात थी, किस लिए हुआ था? बीजेपी से भी और वो रोहतक कांड जहां 32 मरे उस हाँ, तो ये सारा हिसाब आप लोग देने का काम करें। और बीजेपी से भी है, बीजेपी से तो इससे भी ज्यादा सवाल है। और बीजेपी वाले हमें बताने का काम करें, पंचकुला का कांड आपने क्यों करवाया था जहां पर 42 भक्तों की जान चली गई थी? आपने बरवाला का कांड क्यों करवाया था जहां 8 से 10 लोगों की जान गई थी? आपने क्यों बस्ताड़ा के ऊपर एक काजल नाम के किसान को पीट करके मारने का काम किया था? आप जनता को समझाने का काम करें कि शंभू बॉर्डर के ऊपर एक शुभकर नाम के नौजवान को सिर में गोली मार करके उसको क्यों जान से मारने का काम किया था? आप हमें बताने का काम करें, गर्मी और सर्दी में एक बॉर्डर के ऊपर बिठा करके 750 किसानों की जान लेने का काम क्यों किया गया था? आप हमें बताने का काम करें, प्रदेश की जनता को समझाने का काम करें, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों आ गया है? आप हमें समझाने का काम करें, आज हरियाणा प्रदेश महिला सुरक्षा में सबसे असुरक्षित क्यों है? आप हमें कोई ऐसा काम बताने का काम करें जो आपने किया हो, जो एक नीतिगत कार्य आपने करने का काम किया हो। जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में अनेकों काम ऐसे हुए थे जो पूरे देश में लागू होने का काम किया। खेल नीति को चौधरी ओम प्रकाश आपने सवाल पूछे, काफी सारे आपने सवाल पूछ ले रेडू साहब। अब थोड़ा अपनी पोजीशन पर जो इनेलो की, बीएसपी की स्थिति अभी है विधानसभा चुनाव से पहले, जो आपकी तैयारियां हैं उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि देखिए इधर बीजेपी भी रैलियां कर रही है, सीएम ने मोर्चा संभाला हुआ है, जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे हैं, कल से एक और संकल्प यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रही है, जल्द ही रथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। आपकी क्या तैयारियां हैं? अब तो तारीखों का ऐलान हो गया, सर पर खड़े हैं अब तो चुनाव। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता रण के क्षेत्र में डटा रहता है, कभी बैरगों में नहीं जाता वो। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जाना जाता है। अभी हमने लोकसभा की सारी मीटिंगें क्लियर करने का काम किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला और बीएसपी के प्रकाश आनंद जी जो हमारे सहयोगी हैं, दोनों ने मिलकर के 10 की 10 लोकसभा सीटों की मीटिंगें लेने का काम किया। इसके बाद अभी तक लोकसभा की सीटों पर मीटिंग ले रहे हैं सर आप, तो विधानसभा तक कब पहुंचेंगे नतीजों के बाद? सर वो सॉरी मैडम जी, वो कंप्लीट हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी मीटिंगें चल रही हैं। कैंडिडेटों का फाइनलाइजेशन हमारे अंतिम दौर पर चला हुआ है। 3 लोगों के पैनल हमारे तैयार हो चुके हैं। जल्दी ही हमारी बोर्ड जो सीनियर लीडर की मीटिंग बैठेगी और वो जल्दी ही हम जो है ना अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा करने का काम करेंगे। और कल भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी की सारी मीटिंगें, सभी लोग हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंगें करने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो संगठित पार्टी है जिसका एक नाम है और हम कभी भी मैदान में पीछे नहीं रहते और हरियाणा प्रदेश में सरकार भी बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार क्या उम्मीदें हैं इस बार की विधानसभा चुनाव से आपकी रेडू साहब? छुटकारा पाने के कितनी सीटों पर दावा कर सकती है इनेलो? क्या पूछा? कितनी सीटों पर दावा कर सकती है आपकी पार्टी? क्या उम्मीदें हैं इस बार? फैसला हुआ गठबंधन का।
हाँ, देखिए, उम्मीद तो मैंने पहली लाइन में ही अपनी क्लियर कर दी थी कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और गठबंधन का राज चलेगा, हाथी चश्मा लगा के चलेगा, न रहेगा हाथ का पंजा, ना कमल खिलेगा हरियाणा प्रदेश में। ये आप लिख लीजिए कि अभय सिंह चौटाला ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अब जहां तक सीटों की बात है, सीट जितनी भी आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला होगा। हमने जो फैसला किया वो सबके सामने है। 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी और 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको नहीं लग रहा ये इस तरह का बयान जो है ये बहुत कुछ ज्यादा ही ओवर से भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? आप इतना बड़ा आप बयान दे रहे हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना सही है क्या रेणु साहब? देखिए, हाँ, बिल्कुल थोड़ा तो जमीन पर आइए, थोड़ा तो धरातल पर आकर सोचिए। सही नहीं है, या दावे करने हैं तो कुछ भी कर देंगे। चलो, हाँ श्रेष्ठी जी, मैं बिल्कुल जमीन पर आकर के आपको बताने का काम करता हूं। देखिए, आज प्रदेश में 3 पार्टी है जो चुनावी रण में है। बीजेपी है, कांग्रेस है और इनेलो बीएसपी गठबंधन है। हम तीसरे नंबर की पार्टी बने, जो हम सबसे 5वें 6ठे नंबर की पार्टी 2019 में चले गए थे। मैं इस बात को भी मानता हूं, धरातल पर आकर के मानता हूं। इसके बाद अब जो हालात है, हम तीसरे नंबर की पार्टी हरियाणा प्रदेश में 3 दलों में चुनाव होना है और चुनाव के बारे में सब जानते हैं। चलिए, आप बीजेपी कांग्रेस के साथ अपने आप को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा पहले जेजेपी से भी मैंने ये सवाल किया था कि बीजेपी और कांग्रेस आप लोगों को कहीं नहीं देख रही है। प्रियदर्शनी जी, देखिए, आप पे कई सवाल उठे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल उठे हैं सरकार के कार्यकाल को लेकर। जेजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर इनेलो हो, सबने अभी निशाना साधा है, उस पर जवाब देना। लेकिन इस बीच मेरा आपसे ये भी सवाल है, आपकी एक संकल्प यात्रा की भी शुरुआत कल से सीएम करने जा रहे हैं। मोटिव कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचना तो है ही, लेकिन आप इस संकल्प यात्रा के जरिए लोगों से मिलकर कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगेंगे और उसके बाद अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र आप जारी करेंगे। तो कांग्रेस से इंस्पायर है क्या ये यात्रा कहीं ना कहीं? नेशनल लेवल पर मैं कांग्रेस की यात्रा की बात कर रही हूँ, जिसमें राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी और लोगों से सुझाव मांगे थे, उसके बाद अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था। तो उसी तरह की ये रैली आपकी रहने वाली है क्या हरियाणा में? पहली बात तो जिसको कहते हैं सृष्टि जी, हमें अगर हम राहुल बाबा की, यानी कि हमारे जो मंदबुद्धि बालक सांसद हैं, हम उनसे उस यात्रा को अगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मैं बोल रही हूँ नहीं मैम, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमने देश के प्रधानमंत्री को मंद बुद्धि और बालक बुद्धि कहना शुरू किया, वो बैल बुद्धि व्यक्ति है। नहीं, आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री बैल बुद्धि व्यक्ति है। देखिए, फिर आपने, मैं उनको समझाने जा रही हूँ दिनेश जी, मैं उन्हें समझाने जा रही हूँ, लेकिन आपने उससे पहले इतना गलत आपने भी बयान दे दिया, तो फिर मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? नहीं, ये आप किसी नहीं, तो फिर आपने भी तो देखिए, मैं उन्हें समझाने जा रही थी दिनेश जी, इस बीच आपने इतना बड़ा बयान दे दिया, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं, अगर मैं उन्हें रोकूं भी, प्रियदर्शनी जी को मैं रोकूं भी कि इस तरह के शब्दों का उपयोग मत करें, तो अब फिर मैं किस बेसिस पे रोकूं जब आप खुद ऐसी बातें करेंगे? दिनेश जी, चलिए, अभी ठीक है कि कोई भी इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करे। प्रियदर्शनी जी, प्लीज शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल शब्दों का ध्यान दे रही हूँ। और सृष्टि जी, आप भी पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप ये बताइए कि बालक बुद्धि बोलने से इनको क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है? एक बात बताइए, 52 साल के व्यक्ति को हम बार बार चांस पे चांस दिए जा रहे, चांस अभी भी देख ले, ये बाज नहीं आ रही है अपनी हरकत से। आपको बताओ, सनातन धर्म ये हरकत से बाज नहीं आ रही है। हमें 52 साल बाद होने की क्या बात है? क्या आप क्या है, आप बताइए। नहीं, देखिए, ऐसे चर्चा जो है इनकी सही है। नहीं, बालक, देखिए, आपकी एज क्या है? क्या आप बालक हो? देखिए दिनेश जी, ऐसे चर्चा जो है पटरी से उतर जाएगी चर्चा, और टाइम हमारा इसी में वेस्ट हो जाएगा। बालक उसके साथ कुछ और भी बोला, रिकॉर्डिंग निकलवाइए। मैं कोई गाली कुछ और भी बोला उसके साथ। नहीं, मैंने कोई गलत शब्द बोला हो तो बताइए। जो बोला मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप रिकॉर्डिंग निकलवाइए। देखिए, मैं समझ रही हूँ दिनेश जी, आप कह रहे हैं उनसे पहले जो उन्होंने बोला था बालक बुद्धि के साथ आपने जिस शब्द का उपयोग किया, उसका उपयोग ना हो तो ज्यादा बेटर है। हम चर्चा में बैठे हैं, सारे सभ्य लोग हैं प्रियदर्शनी जी, किसी पे इस तरह के बयान देना, इस तरह के कटाक्ष करना आपको भी शोभा नहीं देता। आप भी सभ्य परिवार से आती हैं, आप भी सभ्य नारी हैं, तो इस तरह के आप प्लीज शब्दों का आप समझिए। स्मृति जी, मैं तो सच्चाई मेरा नाम प्रियदर्शनी दिखा रही हूँ कि ये बताइए इनका संगठन कैसा है। हाँ,
जी जी जी, चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कांग्रेसी इनका काम है चिल्लाना। खैर, सरकारी नौकरियों की ये बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें और पता नहीं क्या खाते। ठीक है, सरकारी नौकरियों की बात करने लायक नहीं है ये, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हुड्डा साहब के समय में 86,000 सरकारी नौकरियां लगी थी और हमने अपनी सरकार में 1,40,000 सरकारी नौकरियां दी थी। और वो तो आचार संहिता पहले लग गई, वरना हम 50,000 नौकरियां और देते हैं। खैर, उसके अलावा एमएसपी पे ये चिल्लाने लग गए थे, इसलिए सुने नहीं थे। लेकिन कांग्रेस कहती है, अन्य दल भी कहते हैं कि परमानेंट नौकरियों पर तो आप बात ही नहीं करते। आप जो नौकरी दे रहे हैं, आप परमानेंट पर तो बात नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए, कहाँ नहीं लगी है? आप बताइए, 1,40,000 जो सरकारी नौकरियां क्या नहीं लगी? और इनेलो की जो हमारे प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई जब बात कर रहे थे, तो उनको ये अपने आप को भी आईने में कभी कभी देख लेना चाहिए। 15,000 नौकरियां लगी थी इनेलो के समय में, 15,000 नौकरियां लगी थी। और वो भी इन लोगों ने नौकरियां कैसे लगाई है? कांग्रेसियों ने, सबको मालूम है, पर्ची खर्ची की इनकी नौकरियां लगती थी। इस तरीके से पर्ची जाती थी और खर्ची जाती थी, तब नौकरी लगाते थे ये लोग। और उसमें भी सिर्फ 2 जिलों की लगाते थे, पूरा हरियाणा वंचित था इनकी नौकरियों से। तो इनकी तो ये काम है, ये कारनामे हैं। इन्होंने कौन से घोटाले नहीं किए? लैंड घोटाला किया, मानेसर लैंड घोटाला किया, गुड़गांव का घोटाला किया, सिर्फ जीजाजी की जेबें भरी हैं इन्होंने क्या नहीं किया? ये कैसे अपने आप को बोलते हैं? ये क्या सवाल पूछने लायक है? ये हमसे कोई सवाल पूछने लायक ही नहीं है, क्योंकि इनके समय पे जनता ने इसलिए इन सबको निष्कासित कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया था। अब आते हैं जीजीपी पे। अजय जी की बातें मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रही थी। शेर बड़ा अच्छा बोला था अजय जी आपने, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ कि आप एक ऐसी पार्टी में जिसका दिया बुझ रहा है, खत्म हो गया है, खत्म हो गई वो पार्टी। आप ये बताइए कि जिसने अपने बाप दादा की कसम झूठी खा ली हो, तो उसको ऐसा ही श्राप लगता है। और इसलिए हरियाणा की जनता ने आपको श्राप दे दिया है। अब आने वाले 20 साल तक आपकी पार्टी उठ नहीं पाएगी। और ये बात हकीकत है, ये सत्य है, इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता है। बाकी बातें तो ये पूछने लायक नहीं है, क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला जी जब डिप्टी सीएम थे, तो उनसे उनका काम पूछा गया था कि आपने क्या काम किया है, तो वो बोलते हैं जी मैंने लाइब्रेरी बनाई है। ये तो सरपंच का काम होता है लाइब्रेरी बनवाना। एक डिप्टी सीएम अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। नैना चौटाला जी के साथ लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेसियों पे आते हैं। रेणु जी कह रही है किसानों की नाराजगी आप उठाओगे, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में किसानों की नाराजगी मिलेगी। इसके साथ ही देखिए, जाट वोटर्स की अगर बार बार जहां पे भी जिक्र होता है, तो ये कहा जाता है कि जो जाट वोटर्स हैं वो बीजेपी से खासा नाराज हैं। नहीं है स्मृति जी। हाँ मैडम, कोई भी नाराजगी नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 24 फसलों पे एमएसपी दिया। इनसे पूछिए, कर्नाटका में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, इन्होंने कितनी फसलों पे एमएसपी दिया? हुड्डा साहब हुड्डा साहब के समय पे 2 फसलों पे एमएसपी मिलता था, वो भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था। करेक्ट? ये बात तो सही है, ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं बनी बनाई बातें बोल रही हूँ। प्रियदर्शनी जी, अगर सरकार ने इन 10 सालों में इतना काम किया है, तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव नजदीक आते ही घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही हैं, ऐलान पे ऐलान हो रहे हैं, सौगातें बांटी जा रही हैं चुनाव आते ही? ये तो मैं बता रही हूँ। देखिए मैं बताऊं, ये आपको लग रहा है कि घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही हैं। हमारे पास एक नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री है, नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री का काम ही होता है काम करना। एक्चुअली देखा जाए, मैं बताऊं, हरियाणा में ऐसा मुख्यमंत्री किसी ने देखा नहीं जो लगातार 24 घंटे काम कर रहा हो। तो इसलिए इन लोगों को, इन पार्टियों को अटपटा लग रहा है कि अरे हम तो कुछ काम किए नहीं, और ये नॉन स्टॉप लगातार जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। आज भी नायाब सिंह सैनी से अगर आप किसी को भी मिलना हो, मैं आपको यहाँ पे खुले मंच पे ये बात बोल रही हूँ कि नायाब सिंह सैनी से आपको मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। जाइए उनके घर और वो मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान नॉन स्टॉप करेंगे। ऐसा कोई एक मुख्यमंत्री हो जो मुझे बता दे कि ऐसा एक मुख्यमंत्री था, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अब मैं दिनेश जी इसमें बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। इनेलो के भाई दिनेश जी। सृष्टि जी, कौन? सबसे पहले तो दिनेश जी, सबसे पहले तो इन मैडम ने ये बात उठाई कि भाई कांग्रेस के अंदर आपस में गुटबाजी है। हमारी पार्टी के अंदर गुटबाजी बिल्कुल नहीं है।
पहले ये अपने घर में झांक के देखें कि राव नरवीर सिंह और राव इंदरजीत सिंह में गुटबाजी कैसी है। अनिल विज जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके संबंध आपस में कैसे हैं? प्यार है। आप बीच में ना बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बहुत अच्छे आप बात को सुनिए पहले। ठीक है, एक-एक करके, और एक-एक आपने करके। काम अगर अच्छे करे हैं 10 साल में, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको चुनाव से 4 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अगर सारे काम अच्छे हो रहे थे तो आज आपको आपका डिप्टी सीएम लाइब्रेरियन नजर आने लग गया? 4.5 साल तक वो आपका डिप्टी सीएम था, आज आप उसको लाइब्रेरियन कह रहे हैं। तो आप खट्टर साहब को क्या बोलते हैं? जनता पार्टी में नहीं आप खट्टर साहब को क्या बोलते हैं? मैं पिछले 5 महीने में नायब सिंह सैनी ने जो ये बोला कि मेरे दरवाजे अब आपके लिए खुले, यानी अब तक आपके दरवाजे बंद थे, उससे पहले मुख्यमंत्री निवास बंद था जनता के लिए, अब खोल दिया गया। और अब आप जितने यू टर्न ले रहे हैं, अगर पहले फैसले गलत थे तो उसके ऊपर जवाब दें, और अगर पहले सही थे तो अब ये यू टर्न जो लिया जा रहा है इसका मतलब फैसले अब गलत हो रहे हैं। और रही नौकरियों की बात, जो नौकरियों की बात ये मैडम कह रही हैं, मैं तो बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सरकार में बैठे हैं, श्वेत पत्र जारी करो। आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं, और जो नौकरियां दी हैं, मैं गारंटी से इस बात को आज बड़ी जिम्मेवारी से, मैम प्लीज बीच में ना बोले आप, मैं बड़ी जिम्मेवारी से इस न्यूज चैनल पे आज ये अपना वक्तव्य दे रहा हूं कि जो आपने सरकारी नौकरियां दी हैं, आप हुड्डा साहब पे आरोप लगाते हैं कि 2 जिलों के लोगों को नौकरी दी, 2 जिलों के नहीं मैडम, 22 जिलों के लोगों को नौकरी मिली। आपने तो हरियाणा प्रदेश से बाहर के आए हुए लोगों को, उनको नौकरियां दी जिनके नाम गृह मंत्री ने ऊपर से लिस्ट बनाकर आपको भेजे। अन्य प्रदेशों के लोग हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। आप रिकॉर्ड निकलवाइए, श्वेत पत्र जारी कीजिए। 2,47,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी तो हैं। आपको ये जानकारी कहां से मिली दिनेश जी? और आप जो बात सर, आपको ये जानकारी कहां से मिली? मैम, वो तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप उनकी लिस्ट निकलवाइए, हर डिपार्टमेंट। नहीं, आप इतनी मजबूती के साथ ये दावा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, हरियाणा सरकार के जितने भी विभाग हैं, सबके अंदर मिला के 2,47,000 नौकरियां वैकेंट हैं। नहीं, आप कह रहे हैं गृह मंत्री ने जो लेटर भेजा उसके आधार मैं पर बता रहा नौकरी लगी है। मैं फिर बता रहा हूं तो कि हरियाणा प्रदेश में जो नौकरियां लगी हैं, जिस समय वो बच्चे नौकरी लगे, उनका एड्रेस किसी का राजस्थान था, किसी का मध्य प्रदेश था, किसी का गुजरात था। हरियाणा से बाहर के बच्चों को लाके आपने यहाँ नौकरियां दी, और आप हमारे ऊपर 2 जिलों का आरोप लगा रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, इस पे छोटा सा रिएक्शन, सिर्फ इसी बात पे आप फटाफट से छोटा सा रिएक्शन। मैं उससे पहले मैम अपनी बात कवर कर लूं कि जो कहते हैं कि हमने 10 साल काम किया, 750 किसानों की हत्या। फिर बात डाइवर्ट हो जाएगी। आपने नौकरियों के लिए बहुत बड़ी बात कह दी, लेटर गृह मंत्री ने भेजा आप कह रहे हैं, उसके बाद बाहर वालों की ही लगी है। प्रियदर्शनी जी, सिर्फ इसी बात पर आप रिएक्ट कीजिए सबसे पहले। स्मृति जी, मैं आपको बताऊं, इनकी बात पे, दिनेश जी की बात पे रिएक्ट करने का 259 लाख करोड़ का जवाब नहीं है मैम। मतलब कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ठीक है दिनेश जी प्लीज, आप बोल रहे थे, देखिए इतना मान सम्मान तो हम एक दूसरे का कर ही सकते हैं। माना कि आपकी पार्टी में संस्कारों की कमी है, लेकिन मैं आपसे तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आपके अंदर तो संस्कार होंगे। सुनिए, देखिए सबसे बड़ी बात कि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मनोहर कहानियों पे क्या जवाब दूं मैं इनको? ये यही पढ़ते हैं, यही इनकी ट्रेनिंग होती है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के पहले की बात तो इनके प्रवक्ताओं का कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं होता, क्योंकि संगठन ही नहीं है, तो ट्रेनिंग कैंप कैसे करवाएंगे प्रवक्ताओं का? तो ये बेचारे जो इनको कंटेंट मिलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और मनोहर कहानियां से, ये लोगों को पब्लिसाइज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, इतिहास गवाह है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने अराजकता फैलाने के लिए, और ये मैं आज का इतिहास नहीं बोल रही, 1947 से इतिहास उठा के देख लीजिए कांग्रेस का, कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अराजकता का खेल खेला है जनता के साथ, और इस खेल में ये बहुत अच्छे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 36 बिरादरी का समर्थन उन्हें मिलने वाला है इस बार चुनाव में। यात्राएं जब कांग्रेस निकाल रही है, अभी रथ यात्रा भी निकालने जा रही है, तो उस यात्रा में कांग्रेस कह रही है हमें जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 36 बिरादरी साथ है हमारे। स्मृति जी, इनके तो बोल बदल गए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आज ही हुड्डा साहब का ना एक स्टेटमेंट देख रही थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कि हम सिख बिरादरी के साथ हैं, हम पंजाबियों के साथ हैं, मैं भी उसी कम्युनिटी से आती हूँ, ठीक है।
मुझे हंसी आ रही थी। और उसके बाद मैंने दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान देखा जहां पे इन्होंने बोला था कि इन्हीं पंजाबियों को हम भगा देंगे यहाँ से, ये यहाँ के नहीं है, ये हरियाणा के वासी नहीं है, हम इनको भगा देंगे। ये कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट थी। दोनों बापू बेटे ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है पंजाबियों के बारे में। इनको 36 बिरादरियों से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी से मतलब है। और ये बात हकीकत है, ये इन्होंने पहले भी दिखाया है। और उसमें भी उस बिरादरी से हर जिले से मतलब नहीं है, क्योंकि जिस बिरादरी की ये बात कर रहे हैं, हमारे जाट भाइयों की बात कर रहे हैं, जाट जो है 22% जो है वो पूरे हरियाणा में है, सिर्फ 2 जिलों में नहीं है, उसमें भी 2 जिलों में है। और उनके लिए है। ठीक है अजय जी, तो अजय जी आपने देखिए यात्राएं आप देख रहे होंगे बीजेपी की भी कांग्रेस की भी, आपकी पार्टी जन जन तक पहुंचने के लिए क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी जो अभी कह रही थी, और उसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि वो अपनी सरकार के डिप्टी सीएम के बारे में इस तरह की कह रही है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी बढ़ाने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की मैं कहना चाहूंगा कि प्रियदर्शनी जी को डिप्टी सीएम ने क्या करवाया ये इस वजह से पता नहीं, क्योंकि उस समय ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, ये आम आदमी पार्टी में थी। दूसरा, इन्होंने कहा कि शून्य पार्टी हरियाणा में तो थी। प्रियदर्शनी जी पे आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना, आपकी पार्टी जन जन तक पहुंचने के लिए क्या कर रही है? आप मेरी बात सुनेंगे तो वो तो कभी तो बीच में इंटरप्ट भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता करने लग जाती है। हमने जन जन तक पहुंचने के लिए, हमारी पार्टी कैडर की पार्टी है, 90 के 90 हल्का प्रधान हमारे पास है, जिला प्रधान हमारे पास है। पहुंचने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए हल्का प्रधान जरूरी होता है, तो हल्का प्रधान के थ्रू हम लोगों से गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको कहूंगा, मैं 1 मिनट का समय छोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश में क्या कहा। मैडम आप सुनिए, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में था कि अगर हरियाणा प्रदेश में हमें सत्ता में आने का मौका मिला तो हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को 50% आरक्षण हम पंचायती राज चुनाव में देंगे। आपके सामने दिया हमने। हरियाणा के बीसी समाज से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो 8% पंचायती राज में भागीदारी देंगे, हमने पूरा किया। आपके चुनाव घोषणा पत्र में नहीं था। तीसरा मैं कहता हूँ, हमने रविदास मंदिर का वादा किया था हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, फिर भी विरोध झेलना पड़ रहा है लोगों का। आप सुनेंगे, फिर आप बताइए, बीच में इंटरेस्ट ना कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। आप एक बेहतरीन चलिए बताइए आप बताइए सर, बताइए, मेरी तारीफ ना कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, आप तारीफ के लायक हो, नहीं चलिए बताइए, तो मैं किसी तारीफ नहीं करता। जी बताइए सर। चौथा हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि आपकी 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहती है कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई। 24 नहीं मैडम, 14 खरीदी गई। आप तो 10 फसलों का नाम बता दीजिए जो एमएसपी पे खरीदी गई है। चौथा मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से वायदा किया था कि 72 घंटे के अंदर आपका किसान का पैसा, किसान की फसल का पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो आप कह रही हैं कि अभी तक सरकार में जो कुछ भी हुआ है, वो जो आपके वादे थे, जो आपने जनता से वादे किए थे, वो पूरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने पूरे करवाए हैं, आप ये कह रहे हैं? जी मैं बताता हूँ, 90% वादे हमने पूरे किए। अच्छा, 90% आपने पूरे किए, किसके साथ मिलकर? भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, या पार्टी से करवाए वादे पूरे? वो इनके, आप सुनेंगे, वो इनके घोषणा पत्र में नहीं थे, वो हमारी घोषणा पत्र थी। और जब सरकार में हमने साझा सरकार बनाई तो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये वायदा किया, और इनसे पहले वादा था कि जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए थे हम पूरे करेंगे। अगर ये इनकी सोच है, अगर ये इनकी नीति है, तो फिर राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार में भी तो इनकी सरकार है। क्यों 24 फसलों पर एमएसपी नहीं दी जाती? क्यों महिलाओं को, बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन दी जाती? क्यों? ठीक है, ऐसे तो सरकार कांग्रेस, ठीक है चलिए, आप जेजेपी के प्रवक्ता हैं, चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस से एक सवाल करना चाहूंगी, उसके बाद मैं रेणु जी के पास आऊंगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन दिनेश जी से मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। दिनेश जी देखिए, हाल ही में क्या आज ही कांग्रेस नेता है कुमारी शैलजा का, जिनका एक बार फिर से बयान सामने आया और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है एक बार फिर से।
इस पर क्या कहेगी पार्टी? मैं समझता हूं कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको सुन रहा था, वो कह रही थी कि मेरी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर पार्टी अगर चाहेगी तो लड़ूंगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगी। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी बात। वंचित वर्ग, इनको बोलिए वंचित वर्ग के इतने बड़े हितैषी क्यों नहीं कुमारी शैलजा को ये लोग मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते? इनका मुख्यमंत्री का चेहरा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैम, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी में क्या कमी थी जो आपने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया? राजनाथ सिंह जी में क्या कमी थी जो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया? नितिन गडकरी जी में क्या कमी थी जो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया? यहाँ ना मैं बताऊं, सुनिए क्या ये नहीं आप दिनेश जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, दूसरी तरफ आपके नेता आकर हरियाणा में ये कहते हैं कि मैं मरीज राजनीति और बहन पार्टी नहीं चला रहे हैं। प्लीज, आपकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेंटर में भी और प्रदेश में भी यही है। आप लोगों का परिवारवाद आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, हकीकत है। आप दूसरों के घर में झांकते हैं, अपने घर में झांक के देखिए पहले। जिनके शीशे के घर होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आपकी पार्टी में जो सिर्फ फुटबॉल आज हरियाणा के अंदर है वो किसी से छुपी नहीं है। 1.5 महीने पहले तो प्रियदर्शनी जी एनडीए गठबंधन की सरकार बना रही थी सीटी पर बैठ करके। नायाब जी कौन से परिवार से आते हैं? अजय जी, दिनेश जी, आप देखिए पर्सनल कमेंट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और पहली बार नहीं हुआ किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में कोई प्रवक्ता गया हो। आपकी पार्टी के भी जाते हैं। मुझे एक प्रश्न मैं प्रियदर्शनी जी आपसे एक सवाल, नायब सिंह सैनी जी से पहले मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनमें क्या कमी थी वो बता दीजिए जो उनको हटाया गया? कौन से परिवार से थे वो? मनोहर लाल खट्टर जी में क्या कमी थी कृपया बताएंगे? राजनीतिक परिवार से थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया। राज्यसभा से गई है। आप दूसरों पे प्रश्न करते हैं। राज्यसभा का क्योंकि जिक्र अजय जी ने छेड़ा और राज्यसभा से जुड़ा, मैं सवाल भी लेना चाह रही हूँ। जब आप पे प्रश्न आते हैं तो आप हाथ खड़ी हो जाती हो। सवाल ही कर रहे हैं दिनेश जी, आप और प्रियदर्शनी जी, आप बस एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, सवालों के जवाब कोई देना नहीं चाह रहा। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल उठते रहते हैं, आपने मुख्यमंत्री बदला उसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। लेकिन अब चलिए ठीक है, मैं राज्यसभा का आप जिक्र करना चाहूंगी। आज जिस तरह से खबर सामने आई है, आज सुबह विधायक पद से किरण चौधरी जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनको फेस बनाएगी, उनको राज्यसभा के लिए उतारेगी। तो अब इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्रियदर्शनी जी, ये भी कहा जा रहा है कि किरण चौधरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की है। देखिए, हीरे की परख भारतीय जनता पार्टी ही करती है। किरण चौधरी जी एक हीरा, नायाब हीरा थी, ठीक है, जिसको इन्होंने जिस तरीके से कहते हैं ना, जो हालत इन लोगों ने रणदीप जी की कर रखी, क्योंकि ओवरटेक कर रखा है पार्टी को हरियाणा को ओवरटेक कर रखा है बापू बेटे ने, ठीक है। जिस तरीके से शैलजा जी की हालत कर रखी है इन्होंने, बाकी नेताओं की कर रखी है, कोई भी उभर नहीं सकता कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि किस तरीके से एक लेगेसी, जो बंसीलाल जी की एक लेगेसी लेके किरण चौधरी जी आई हैं, उसके बाद खुद उनका अपना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है, राजनीतिक करियर रहा है और लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण चौधरी जी महेंद्रगढ़ और जितना भी जो साउथ हरियाणा है उसमें उनका प्रभाव है। आज हमारे पास 2 बड़े अच्छे नेता हैं साउथ हरियाणा में, राव इंद्रजीत और किरण चौधरी के रूप में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इनके पास कौन सा नेता है? इनसे पूछिए साउथ हरियाणा में इनके पास कौन सा ऐसा नेता है जिसके चेहरे पर 22 से या 23 सीटें आती है विधानसभा की? इसका फायदा मिलेगा पार्टी को विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल होगा, 100% होगा। ठीक है, जाटों की नाराजगी से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा था कि उन्हें भी साधने की कोशिश हुई है। सरस्वती जी, एक बात का जवाब दे दूं, इजाजत हो तो? असर आ रही नहीं है हमसे जाट नाराज नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब फाइनल कमेंट से ले रही हूँ सबसे, तो दिनेश जी आपका फाइनल कमेंट। हीरे की पहचान तो भारतीय जनता पार्टी करती है, आपकी पार्टी में हीरे भी श्रेष्ठी जी आपने मेरे को टाइम नहीं दिया। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, बस दिनेश जी से फटाफट से छोटा सा सृष्टि जी कमेंट लेके। पूरा इतिहास गवाह है इस बात का, आप महाराष्ट्र से लेके हरियाणा तक किसी भी स्टेट में आ जाइए, जिस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है उस पार्टी को खत्म करने का काम किया है इन्होंने। चौधरी
बंसीलाल जी के परिवार से आप किरण कांग्रेस चौधरी में जी को कुछ नहीं लिया बोलना चाह रहे? और इनको भी पता है कि दिनेश 6 जी। साल बाद इन्होंने देश के 6 प्रधानमंत्री साल को बाद खत्म कर दिया था। इन्होंने देश के नहीं, प्रधानमंत्री रुकिए एक एक को खत्म करके, कर क्योंकि दिया था। रेणु साहब को टाइम नहीं मिला, तो फिर मुझे उनका तो रुख आप करना है। दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं, करती रुकिए है और अपने दर्शनी जी, मामले अभी में आप ही आप बोल रहे बोलती थे है। कि इंटरफेयर ना करो। ठीक है प्लीज ना दिनेश करो। जी। चौधरी भजनलाल का परिवार ठीक है, इन्होंने ठीक है, खत्म कर बोलिए, दिया, बोलिए। जेजेपी को साथ लेके इन्होंने जेजेपी खत्म कर दी। नहीं, लेकिन कांग्रेस में क्या वाकई कुछ सीनियर नेताओं की अनदेखी की जा रही है? किरण चौधरी जब निकली थी पार्टी से, उन्होंने छोड़ा था, तब भी इस तरह के सवाल उठे थे। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर अगर पार्टी से जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और रही बात इस बात की कि आज किरण चौधरी जी को राज्यसभा की सीट मिल रही है, कल अगर उनकी बेटी को विधानसभा की सीट मिलती है तो ये जो परिवारवाद का जो आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी, क्या अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देगी? और अगर उसकी बेटी को ये टिकट नहीं देते हैं तो उस दिन इनको पता चलेगा कि जो वीरेंद्र सिंह वाला मामला हुआ उचाना से, वही मामला यहां होगा। जैसे वीरेंद्र सिंह का परिवार इन्होंने बिल्कुल खत्म कर ठीक दिया, है। ऐसे किरण चौधरी के विजेंद्र परिवार रेड्डी जी को से आखिरी खत्म करने कमेंट। की कहानी शुरू कर दी है इन्होंने। विजेंद्र रेड्डी जी, सर फाइनल कमेंट आपका। हाँ, देखिए सर्वप्रथम तो मैं हमारी सम्मानित नेता किरण चौधरी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनका कैंडिडेचर फाइनल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत ही अपमानित करने का काम किया था, उनके साथ अन्याय करने का काम किया था, एक सच्ची कांग्रेसी नेता किरण चौधरी जी थी, मेरा ये मानना है। और मजबूरी में उसको कांग्रेस छोड़ना पड़ा अपनी आत्मा को मार करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम किरण चौधरी के साथ न्याय किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। दूसरी बात, मैं जेजेपी से एक सवाल पूछता हूँ। इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अब आपके चैनल पर गिनवाई, हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, वो करवा दिया। अगर आपकी सरकार में इतनी ही चलती थी तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन एक उल्हाड़ा भी देता हूं। अगर इतनी ही चलती थी तो आपने किसानों की समस्या को हल क्यों नहीं करवाया? जब सब कुछ आपके कहने से सरकार कर रही थी तो ये 750 किसानों के मरने का इंतजार आपको नहीं करना चाहिए था। किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उनके लिए आपने कुछ नहीं करवाया? वो भी आप करवा देते तो अच्छी बात होती। दूसरी बात, मैं अभी हमारी छोटी बहन से पूछता हूँ, प्रियदर्शनी से, ये नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, नॉन स्टॉप हरियाणा गवर्नमेंट, आखिर लोकसभा चुनाव से पहले इतने सारे ब्रेकर क्यों थे? और ये लोकसभा चुनाव के बाद ही ये सारे ब्रेकर हटाने का काम क्यों किया गया? ये सत्य है कि जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया, इसलिए वो ब्रेकर हटे। इससे पहले ये अलोकतांत्रिक तरीके से जो हरियाणा प्रदेश में नीतियां लागू करने का काम कर रहे थे, इसके बाद इनको पता लगा कि हरियाणा में तुम्हारा सुपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए उन्होंने ये कार्य करने का काम किया। अब हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, दावे सभी कर रहे हैं। रेणु साहब, आप भी दावे कर रहे हैं, आप दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह आपको यही होगी कि आप भी, आपकी पार्टी भी अगर जन जन तक पहुंचने पर थोड़ा फोकस ज्यादा करे तो आपकी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, अब चुनाव बेहद नजदीक है और इससे पहले तमाम पार्टी के नेता दावे भी कर रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं, लेकिन इन बयानबाजियों का, दावों का, वादों का जनता पर चुनाव से पहले कैसा असर होगा और जनता किसे चुनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।